मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसा तपता देखा, ढलते देखा। मैंने उसको गोली जैसा चलते देखा, मगर आज नदी उदास है, सोई है अपने ही पानी में, उसके दर्पण पर बादल का वस्त्र पड़ा है। मैंने उसे नहीं जगाया, दबे पांव घर वापस आया। नेताजी, भारतीय राजनीति में इस शब्द का प्रयोग मुलायम सिंह यादव के लिए होता है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी मुलायम सिंह यादव अब हमारे बीच नहीं रहे। नेताजी ने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर देश की सियासत में मुलायम सिंह यादव ने कई समीकरण रचे। अब जब वो हमारे बीच नहीं है तो उनके ना होने के मायने हम समझते हैं, और इसका असर क्या राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ेगा उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मुलायम सिंह के नहीं होने के मायने क्या है, यदि छोटी सी बात को हम समझने की कोशिश करते हैं कि छोटे पॉइंट्स में समाजवादी आंदोलन की लौ बुझेगी। मुलायम सिंह को समाजवादी आंदोलन का बड़ा नाम माना जाता है, जब राम मनोहर लोहिया से लेकर मुलायम सिंह यादव तक। दूसरा जो बड़ा मुद्दा है, सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ आवाज़ कमज़ोर होगी। मुलायम सिंह हमेशा सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ लड़ते रहे। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, अल्पसंख्यकों की सुनवाई का नेतृत्व करने वाले नहीं रहेंगे। मुलायम सिंह को अल्पसंख्यकों का नेता माना जाता था। पिछड़ों की आवाज़ अब गूंगी हो जाएगी। जो पिछड़ों की राजनीति थी उसको मुलायम सिंह ने एक नई आवाज़ दी थी, एक ताकतवर आवाज़ दी थी। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात आज की तारीख में है वो है विपक्षी राजनीति को एकजुट करने की कोशिश पर इसका असर पड़ेगा। मुलायम सिंह ऐसे नेता थे जिनको सारे विपक्षी दल, सभी विपक्षी दल उनको मानते थे, तो उनका असर आज उनकी गैर मौजूदगी जो है हिंदुस्तान की विपक्ष की राजनीति पर असर डालेगी। देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश के वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक करियर 5.5 दशक यानी करीब 55 साल लंबा रहा। 1967 में वो पहली बार आए थे। मुलायम सिंह यादव कांग्रेस विरोधी राजनीति की सोच के साथ सियासी अखाड़े में कूदे और राम मनोहर लोहिया के साथ समाजवाद की राह पकड़ ली, जिसके बाद वो समाजवाद के झंडे को लेकर राजनीति में नए आयाम हासिल करते गए। और संभवतः लोहिया के लोग वो आखिरी पन्ना थे। लोहिया के लोगों का नाम हम देखें, लोहिया के लोग, राम मनोहर लोहिया जिन्हें हिंदुस्तान में समाजवादी आंदोलन का नेता माना जाता है, उसके बड़े नाम मधु दंडवती साहब, मधु लीमे साहब, जॉर्ज फर्नांडिस साहब, जनेश्वर मिश्र और आखिरी नाम मुलायम सिंह यादव, जो आज चले गए हैं, हमको विदा कर गए हैं। लंबे राजनीतिक घटनाक्रम में उनके जीवन में ऐसे कई घटनाक्रम हैं जो मुलायम को पॉलिटिक्स के अखाड़े में भी उस्ताद बनाते हैं। बड़े बड़े दावों से उन्होंने राज्य नहीं देश की हवा भी बदल कर रख दी। आइए अब हम आपको मुलायम के 5 ऐसे दाव बताते हैं जिसे लेकर मुलायम ने देश की राजनीति की हवा बदल दी। महत्वपूर्ण बात है, मुलायम के 5 बड़े दाव। अजीत सिंह को पछाड़कर पहली बार वो यूपी के मुख्यमंत्री बने। उसके चौधरी चरण सिंह की जो विरासत है उसको हासिल करना चाहते थे अजीत सिंह, लेकिन उनको पछाड़कर यूपी के मुख्यमंत्री बने थे। वो एक बड़ा राजनीतिक दाव था। सबसे बड़ा हिंदुस्तान की राजनीति का एक बड़ा दाव, अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश 1990 की कार सेवा में उन्होंने दिया था 30 अक्टूबर और 2 नवंबर 1990 को, जब कार सेवा से पहले उन्होंने कहा था कि अयोध्या में कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। उसके बाद गोली चलाई गई थी जब कार सेवा हुई थी। फिर 92 में जनता दल से अलग होकर उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई। 1992 की बात है जब उन्होंने समाजवादी पार्टी बनाई थी। समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष भी रहे। संस्थापक होकर उन्होंने एक नई राजनीतिक दिशा उत्तर प्रदेश को दी। और 1993 में एक और बड़ा फेरबदल किया। 1993 में काशीराम के साथ मिलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मात दी। काशीराम बहुजन समाज पार्टी के नेता थे उनको। और मुलायम ने संकट मोचक बनकर बचाई मनमोहन सिंह सरकार। याद कीजिए 2008 को जब न्यूक्लियर बिल को लेकर सरकार संकट में आ गई थी, लेफ्ट पार्टी ने उनका साथ छोड़ दिया था, सरकार गिरने वाली थी, तब मुलायम सिंह की पार्टी ने आकर उनका साथ दिया था और सरकार को बचाया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भरूच में, आज गुजरात में थे, वहाँ एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि उनका जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुलायम सिंह के साथ उनका नाता बड़ा विशेष तरह रहा है। मुलायम सिंह जी के साथ
मेरा नाता बड़ा विशेष प्रकार का रहा और मुलायम सिंह जी की विशेषता रही कि 2013 में मुझे उन्होंने जो आशीर्वाद दिया था उसमें कभी भी उतार चढ़ाव नहीं आने दिया। उन्होंने कहा था, मोदी जी सबको साथ लेकर के चलते हैं और इसलिए मुझे पक्का विश्वास है कि वो 2019 में फिर से चुन करके देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राजनीति और कुश्ती में एक समानता है। जिस तरह अखाड़े में कुश्ती के दांव पेच चलाए जाते हैं, उसी तरह राजनीति में कूटनीति के दांव पेच चलते हैं। और इसमें एक नाम जिसको महारत हासिल थी वो थे मुलायम सिंह। साठ का दशक, जगह उत्तर प्रदेश का जसवंत नगर। विधानसभा चुनाव का प्रचार जोर शोर से चल रहा था। चुनाव के दौरान ही कुश्ती के दंगल का आयोजन किया गया। इस दंगल को देखने संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे नत्थू सिंह भी पहुंचे थे। कुश्ती के अखाड़े में छोटे कद के मुलायम सिंह अपने से बड़े बड़े कद के पहलवानों को एक झटके में चित कर रहे थे। कुश्ती देख रहे नत्थू सिंह मुलायम सिंह से उनके पहलवानी के दाव पेच देखकर काफी प्रभावित हुए। यहीं से मुलायम सिंह और नत्थू सिंह के बीच निकटता भी बढ़ गई। उन्होंने मुलायम सिंह यादव को अपने साथ जोड़ लिया। ये बस शुरुआत थी और किसी को नहीं पता था कि अखाड़े का पहलवान अब सियासी दांवपेच से विरोधियों को चित करने वाला है। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव की जवानी के दिनों में अगर उनका हाथ अपने प्रतिद्वंदी की कमर तक पहुंच जाता था तो चाहे वो कितना ही लंबा या तगड़ा हो, उसकी मजाल नहीं थी कि वो अपने आप को उनके गिरफ्त से छुड़ा ले। शायद कुश्ती के इस गुर की वजह से ही मुलायम राजनीति के अखाड़े में भी उतने ही सफल रहे, जबकि उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। इसी का नतीजा था कि मात्र 28 साल के मुलायम ने 1967 में जसवंत नगर सीट से जीत दर्ज की और इतिहास रच दिया। फिर क्या था, मुलायम अखाड़े में जिस तरह धोबी पछाड़ लगाकर विरोधियों को चित करते थे, उसी तरह राजनीतिक विरोधियों को अपने दावपेच से चित करने लगे और समाजवादी राजनीति के सबसे बड़े चेहरे के रूप में स्थापित होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। मुलायम सिंह के राजनीतिक सफर पर चर्चा करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्य साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से के विक्रम राव साहब जुड़े हुए हैं जो मुलायम सिंह के लंबे राजनीतिक सफर में साथ भी रहे हैं, और यूसुफ अंसारी साहब जो हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश की राजनीति को बेहतरीन तरीके से समझते हैं। के विक्रम राव साहब आपसे मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि आपका और मुलायम सिंह जी का एक लंबा सफर साथ साथ का रहा है। कैसे आप याद करते हैं मुलायम सिंह जी को? प्लान चला गया, समाजवाद का स्तंभ टूट गया, और खासकर जो यारों का यार था, नए समाज नए सूरज की प्रतीक्षा में हम लोग को रखा था कि एक ऐसा समाज बनेगा जो शोषण पर नहीं होगा जी। लेकिन जो भी हो, मेरा ये कहना है कि मुलायम सिंह यादव को अगर नज़दीक से देखें तो अगर वो 4 कदम आगे हैं तो 2 कदम पीछे हटे तो हिचके नहीं, तो फिर भी 2 कदम आगे थे। वरना उत्तर प्रदेश की राजनीति के उठापटक में जहाँ बहुत कम मुख्यमंत्री इतने दफ़ा 3-3 बार मुख्यमंत्री बनते हैं वो बने। बाबू संपूर्णान देखिए, गोविंद वल्लभ पंत देखिए, सीबी गुप्ता देखिए, 2 बार बने, 3 बार कोई बना ही नहीं, ये अकेला व्यक्ति था। मुझे इसलिए याद आता है कि बड़ी दुखद बात है कि मुलायम सिंह ने अपने संस्मरण नहीं लिखे। अंदरूनी बातें उनकी लोहिया के साथ, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ, मधु लिमे के साथ, राजनारायण जी के साथ उनकी जो संपर्क है,
क्या कब क्या बात हुई कोई नहीं जानता, वो अपने साथ लेके चले गए। अब मुझे तो दुख होता है कि उनके परिवार वालों से, पढ़े लिखे लोग हैं, क्यों नहीं वो कोई टेप रिकॉर्ड रखे, संस्मरण रखते रहे, इतिहास के साक्षी रहे 40 साल तक मुलायम सिंह यादव। जी वो सारी चीज़ें खो गई। जैसे मैं बताऊँ आपको एक उदाहरण के लिए, जी प्रमाण के लिए, गोली चलने के बाद अयोध्या में वो हार गए थे। जी 93 में सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी उनको सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। देखो वही अटल बिहारी वाजपेयी इसी दावे पर प्रधानमंत्री बने, सबसे बड़ी पार्टी है, जी लेकिन वो सिद्धांत मुलायम सिंह पर लागू नहीं किया, उनको वंचित रखा। फिर जॉर्ज फर्नांडिस ने हस्तक्षेप किया और कहा अटल जी से यह अन्याय होगा, हम लोग इसी दावे पे सरकार बनाए दिल्ली में, यूपी में क्यों ना बने। तब पंडित विष्णुकांत शास्त्री को बताया गया और मुलायम सिंह की सरकार बनी। तो मुझे ये कहना है कि अयोध्या कांड के बाद दोबारा जो सत्ता में आए और वही अटल बिहारी वाजपेयी उसको बनाए मुख्यमंत्री, एक जितना विरोधाभास हो फिर भी एक अच्छाई तो जरूर होगी। जी एक इन्नेट गुडनेस हम लोग कहते हैं, जो अंतर्भूत अच्छाई थी, इसीलिए वो बहुत शत्रु तो मुझे कोई दिखाई नहीं। अब राजनाथ सिंह उनके जन्मदिन पे पहुंचे, मैं साक्षी था उसका, गए वहाँ, तो कुछ अजीब सी बात इस आदमी में। जी जी आता हूँ मैं आपके पास। ये है कि यूसुफ इनकी अंसारी भी तमाम हमारे चीज़ें कि विचारों के, संस्मरणों के, घटनाओं की खान है, जी वो दब गई, बंद हो गई। जी, ये बहुत दुखद बात ही है एक तरह से। यूसुफ अंसारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यूसुफ, आप हिंदुस्तान की राजनीति को भी और उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी खास तौर से बेहतरीन तरीके से समझते हैं। मुलायम सिंह जी को अल्पसंख्यकों का मसीहा कहते थे, पिछड़ों का नेता मानते थे। क्या आपको लगता है कि कोई एक बड़ा बदलाव अब मुलायम सिंह की जो एब्सेंस है, गैर मौजूदगी है, वो देगी अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ों की राजनीति के लिए? यूसुफ साहब, आवाज़ मिल रही है मेरी आपको? यूसुफ जी को शायद आवाज़ नहीं मिल पा रही है। हमारे साथ महेश आर्या साहब भी जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। महेश आर्या साहब, मुलायम सिंह जी जब तक रहे समाजवादी पार्टी के संरक्षक के तौर पर भी रहे, संस्थापक भी रहे, अब अखिलेश यादव के पास कमान है। क्या आपको लगता है कि ये जो पीढ़ी का एक अंतर है समाजवादी पार्टी को भरपाई कर पाएगा? आज हमारे बीच से हम, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है महेश? आ रही है जी, अब आ रही। हाँ, तो मैं समझता हूँ कि हमारे बीच से हमारे संरक्षक और हमारे हाथ ऊपर सरपरस्ती के हाथ रखने वाले आदरणीय नेताजी हमें छोड़ के चले गए हैं। तो निश्चित रूप से एक दलितों का, पिछड़ों का और गरीबों का, मजलूमों का, किसानों का एक रहनुमा हमने खो दिया है। और निश्चित रूप से देश और प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा खाई हो गई है, बहुत बड़ा कमी आ गई है और इस कमी को पूरा नहीं किया जा सकता, अपूर्णीय क्षति है। आज आप लोगों ने देखा होगा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी गुजरात की धरती से हमारे नेता के प्रति जो शब्दों से जो नवाजा है और जिस तरीके से उन्होंने अपने अनुभव साझा किया है, तो ये सबको सर्वविदित है कि हमारा नेता पूरे सभी के दिलों पर राज करने वाला नेता था। और मैं समझता हूँ कि इसीलिए उनको लगता था कि जिसका जलवा कायम है उसका नाम मुलायम है। धरती पुत्र के नाम से नवाजा गया। मैं सवाल पे आता हूँ, मैं आपके सवाल पे आ रहा हूँ। और जैसा कि आपने सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐसा संदेह कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत बड़ा निश्चित रूप से अपना मसीहा खो दिया, संरक्षक खो दिया, सरपरस्त खो दिया है। लेकिन आदरणीय नेताजी हम सभी समाजवादियों को और देश को, देश की जनता, प्रदेश की जनता को एक बहुत बड़ा अखिलेश यादव जी के रूप में, एक तोहफा के रूप में दे के गए हैं। वो उनकी परछाई है, उनकी प्रतिबिंब है। और निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि जिस लड़ाई को आदरणीय नेताजी
और मैं समझता हूँ हमारे समाजवादी आंदोलन के जनक राम मनोहर लोहिया जी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कांशीराम साहब, और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की विचारधारा को, उनकी लड़ाई को आदरणीय अखिलेश यादव जी बखूबी बहुत मजबूती के साथ लड़ेंगे और कहीं भी इस तरीके से कभी नहीं आने देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। जी यूसुफ साहब, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी मैं समझना चाहता हूं कि मुलायम सिंह जी को जब अल्पसंख्यकों का मसीहा कहा जाता है, पिछड़ों का नेता कहा जाता है, तो एक बड़ी कमी क्या आपको लग रहा है एक वैक्यूम बन गया है और हिंदुस्तान की राजनीति और खासतौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई उनकी जगह आप देखते हैं? भाई नेता सफर एक बड़ा मसला नहीं बड़ी हो मुलायम और भी 8 बार आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है यूसुफ साहब की आवाज थोड़ा सा देखिएगा प्लीज। जी यूसुफ साहब, मैं आपके पास फिर आता हूँ। दूसरा नेता हाल फिलहाल में कोई आ पाएगा इसमें है जी, और जितना संघर्ष उन्होंने किया, जो उन्होंने कमाया वो अपने संघर्षों से, और मुझे लगता है कि ये भारतीय राजनीति में जब इतने बड़े सत्ता को नेता हमें छोड़ के जाता है तो वो जगह हमेशा के लिए खाली रह जाती है। अब उतनी संघर्ष होते नहीं है। उस जमाने में कम्युनिकेशन के साधन बहुत कम थे। मुलायम सिंह यादव साइकिल से गांव घूमते थे। आज कम्युनिकेशन के साधन बहुत ज्यादा है, आप एक सेकंड में अपनी बात को बहुत ज्यादा दूर तक पहुंचा सकते। तो उस तरह का संघर्ष अब नहीं रहा, तो उस तरह के नेता भी अब नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्या अखिलेश यादव जी का जिक्र किया महेश आर्य साहब ने, तो आपको लगता है कि अखिलेश यादव जो है मुलायम सिंह जी की तरह से अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के नेता के तौर पर एस्टेब्लिश हो सकते हैं आज की तारीख में? कल क्या होगा पता नहीं। देखिए, अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर उनकी विरासत को संभाले, लेकिन अभी तक के जो अखिलेश यादव के, हालांकि ये मौका नहीं है बात कहने का, लेकिन बात आपसे पूछी है तो साफ गोई से मैं बात कहूंगा। अभी तक उनके जो प्रयास रहे हैं, उन प्रयासों में कहीं ना कहीं कोई या तो तरफ से ईमानदारी की कमी रही, या मैं मानता हूँ कि प्रयासों में कुछ कमी रही कि वो आशानुकूल नतीजे उन्हें नहीं मिल पाए। अखिलेश यादव के हाथ में जब से समाजवादी पार्टी की बागडोर आई है, तब से समाजवादी पार्टी पतन की ओर है, उत्थान की तरफ नहीं है, जो बड़े अफसोस के साथ ये बात करती है। एक छोटी सी मैं आपको किस्सा सुनाऊंगा। एक झांसी के बैद्यनाथ जी बड़ी मशहूर कंपनी है, तो उनके बारे में किसी ने बताया था कि साहब उनका बेटा, एक बार वो वहां से आए कहीं बाहर से और टैक्सी लेकर वो घर पहुंचे, तो घर जाके उन्होंने टैक्सी वाले से पूछा कितने रुपए हुए, उसने बताया था 175 रुपए कुछ हुए, तो उन्होंने 200 रुपए दिए, पैसे वापस ले लिए। टैक्सी वाले ने कहा कि साहब पिछले साल छोटे बाबूजी आए थे, वो तो चेन मुझे देकर चले गए थे। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, बोले भाई मैं गरीब बाप का बेटा हूँ, वो अमीर बाप का बेटा है। तो अखिलेश यादव में फर्क यह है कि नेताजी मुलायम सिंह यादव किसान पुत्र थे जी, और अखिलेश यादव नेता पुत्र है, तो दोनों में संघर्ष में उनके तरीके में फर्क होगा, तो उनके नतीजे में भी फर्क जी। बहुत बारीकी से हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उनके पक्षियों पर चलकर अखिलेश यादव भविष्य में अच्छा करें। जो गलतियां उन्होंने की हैं, उन गलतियों से वो सीखेंगे, और जो विरासत उन्हें खुद इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनके पिताजी, जिनके लिए आज पूरा देश शोकाकुल है, प्रधानमंत्री तक जो राजनीतिक रूप से उनके विरोधी रहे हैं, हालांकि मुलायम सिंह जी ने भरी लोकसभा में 2019 के प्रशंसा की थी, का आशीर्वाद दिया था दोबारा प्रधानमंत्री बनने का, और वो प्रधानमंत्री बने भी। तो उन्हें सीखना चाहिए कि अपने पिता के पदचिन्हों पर चलकर ही वो उनसे भी बड़े नेता बन सकते हैं, बशर्ते ईमानदारी से उन्हें फॉलो करें। जी, ईमानदारी से फॉलो करें। इस चर्चा को आगे जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट देख लेते हैं समाजवाद को लेकर। राम मनोहर लोहिया और चरण सिंह, इन दो नामों का मुलायम के जीवन में विशेष महत्व रहा। एक ने उन्हें समाजवाद का पाठ पढ़ाया, तो दूसरे ने उन्हें राजनीति का माहिर खिलाड़ी बनाया। आजादी के बाद से लेकर 70 के दशक तक कांग्रेस के खिलाफ पूरे उत्तर भारत में सिर्फ एक ही चेहरा खड़ा दिखाई देता था, नाम राम मनोहर लोहिया।
जिनको भारत में समाजवादी आंदोलन का जनक भी कहा जाता है। भले ही लोहिया अपने राजनीतिक जीवन में सिर्फ एक बार चुनाव जीत पाए, लेकिन उनकी छत्र छाया में एक ऐसी पौध तैयार हुई जिसने कांग्रेस की बुनियाद हिलाकर रख दी। मुलायम सिंह यादव उस पौध से ही बने बड़े वृक्ष थे। 14 साल की उम्र में लोहिया के आह्वान पर समाजवादी आंदोलन में शामिल होने से लेकर अंत तक मुलायम की राजनीति कांग्रेस विरोध की कही जाए तो गलत नहीं होगा। सिलसिला शुरू होता है साल 1963 से। फर्रुखाबाद से लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव था। मुलायम सिंह अपने साथियों के साथ प्रचार में जुटे थे। लोहिया ने मुलायम से पूछा कि प्रचार के दौरान क्या खाते हो, कहां रहते हो। मुलायम ने कहा कि लैया चना रखते हैं, लोग भी खिला देते हैं और जहां रात होती है उसी गांव में सो जाते हैं। तब लोहिया ने मुलायम के कुर्ते की जेब में 100 रुपए का नोट रख दिया था। 1967 में लोहिया का निधन हो गया, लेकिन उनके विचारधारा को उनके शागिर्दों ने जीवित रखा। लोहिया के अलावा अगर दूसरा नाम जिसने मुलायम को नेताजी बनाया वो थे चौधरी चरण सिंह। लोहिया के निधन के बाद प्रदेश में चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व वाली लोकदल मजबूत हो रही थी। मुलायम सिंह यादव इसी में शामिल हो गए। 1977 में चुनाव हुआ। देश और प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार बनी। मुलायम की सक्रियता को देखते हुए यूपी सरकार में उन्हें मंत्री बनाया गया। यहां तक कि चौधरी चरण सिंह ने मुलायम को सुरक्षा दिलाने के लिए उन्हें विधान परिषद में विपक्ष का नेता तक बना दिया था। मुलायम सिंह यादव ने राम मनोहर लोहिया के बाद चौधरी चरण सिंह की उंगली पकड़कर आगे बढ़े, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए उनके बेटे चौधरी अजीत सिंह को मात दे दी। 5 दिसंबर 1989 को मुलायम सिंह यादव ने लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और रूंधे हुए गले से कहा था, लोहिया का गरीब के बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का पुराना सपना साकार हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। नेताजी को याद करने का ये सिलसिला हम जारी रखेंगे। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट कर आते हैं। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम याद कर रहे हैं नेताजी मुलायम सिंह यादव को, जिनका आज सवेरे निधन हो गया। पूरा देश उनको याद कर रहा है। हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम साहब, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ अंसारी जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महेश आर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम राव साहब, आपसे मैं कुछ ऐसी कहानी किस्सा सुनना चाहता हूं जो आप शेयर कर सकते हो उनको याद करते हुए। कोई बड़ी राजनीतिक घटना आपको याद आती हो? विजय भाई, पहले तो मैं ये बताऊं, आपके रिसर्च पेपर जी एक बिंदु है, उसका उल्लेख होना जरूरी है जी। उसमें कहा गया कि सारे विपक्षी पार्टियों को एक करने का मादा मुलायम सिंह में है जी था जी। अब इस पक्ष में कितना नुकसान हुआ है गैर भाजपाई फ्रंट बनाने में जी, ये गौरतलब बात है जो आपके तरफ से पेश हुई है जी। कर अब समय शायद इजाज़त न दे, मैं 2 घटनाओं का जरूर जिक्र करना चाहूँगा जी, मुलायम सिंह जी के बारे में जी, उनके जीवन के बारे में जी। राजनारायण जी से वो बहुत दुखी थे जी। कारण था राजनारायण जी चौधरी चरण सिंह बाद में मतभेद हो गया था जी, और मुलायम सिंह जी चौधरी चरण सिंह के साथ थे। स्वाभाविक है राजनारायण जी नाराज हो गए। तो ये एक बात है, लेकिन कभी भी मुलायम सिंह जी ने सार्वजनिक नहीं किया कि ये 2 पुराने लोहियावादी राजनारायण जी और मुलायम सिंह आपस में अलग हुए हैं। ये एक उदारता की बात है, कोई समाजवादी लड़ने में मशहूर हैं, लेकिन इस बार नहीं। और
एक तरह इतिहास का कोई रिसर्च स्कॉलर लिखेगा, मुलायम सिंह प्रधानमंत्री बन जाते अगर उस रात को हरकिशन सुरजीत मॉस्को न चले जाते तो गुजराल न होते, मुलायम सिंह हो जाते। जी। करीब 12:30-1 बजे आंध्रा भवन दिल्ली में तय हो गया जी कि मुलायम सिंह बनेंगे प्रधानमंत्री जी। और सुबह 4 बजे सरदार जी सीपीएम के नेता चले गए मॉस्को। पता नहीं क्या जल्दी थी उनको, और यहाँ लालू यादव ने लगड़ी लगा दी जी कि नहीं, मैं स्वीकार नहीं करूँगा। अब ये द्वारका का युद्ध आ गया यहाँ, ठीक है, यादव बनाम यादव, और आंध्रा भवन में ये दृश्य रहा जी। और मुलायम सिंह बेचारे छूट गए, ठीक, और गुजरात की लॉटरी खुल गई। ब्रह्म मुहूर्त मुलायम सिंह कैसे प्रधानमंत्री, आप शपथ की तैयारी कीजिए, जी, आप नया सूट सिलवाइए, आप प्रधानमंत्री बनेंगे। जी। तो क्या है, भारत का प्रधानमंत्री धुप्पल में बन के गुजरात। ये इतिहास है जो कम लोगों को पता है जी। इसका प्रचार होना चाहिए जी। अगर मुलायम सिंह कैसे रह गए प्रधानमंत्री बनने से, ये बात कल्पना जी क्या क्या हो सकता था जी। हमारे साथ जी विक्रम राव साहब, हमारे साथ केंद्रीय मंत्री जोरों से होता, एसपी सिंह बघेल साहब भी जुड़ गए हैं, उनको थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं। बघेल साहब हमारे साथ जुड़ गए। बघेल साहब, आपका स्वागत है। आपका समाजवादी पार्टी के साथ और मुलायम सिंह जी के साथ बड़ा गहरा संबंध भी रहा, दूर का संबंध भी रहा, आप उनके साथ भी रहे, आप उनके साथ दूर भी चले गए। मैं सुबह देख रहा था कि आप उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। ये कैसा रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता वही है जो हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, आध्यात्म और जो हमें सिखाती है जी कि हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए जी। मेरे राजनीतिक गुरु रहे हैं और मैं पुलिस में जब था तो उनका सिक्योरिटी अफसर रहा। इसके बाद कमीशन से मेरा चयन होने के बाद मैंने आगरा पुलिस ज्वाइन किया। तो मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड का प्रदेश अध्यक्ष मुझे 5 महीने में बना जी। इसके बाद लगातार 3 बार 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा में समाजवादी पार्टी से एमपी रहा। निश्चित तौर से करने की पद्धति है, उस पर उनका पूरा प्रभाव है। वो धरती पुत्र थे, शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित लोगों की एक आवाज थे। किसानों के लिए हमेशा हमदर्दी थे और डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को मृत्युपरांत तक उन्होंने उसको निभाया। उनकी कथनी करनी में नहीं फर्क रहता था। और लोहिया का जो था कि चर्चा, पर्चा, खर्चा राजनीति में रहना चाहिए, जब तक स्वस्थ रहे वो रहे। वो कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। सरकार से हटने के बाद इतने आंदोलन करते थे कि सरकारों को हिला भी देते थे। और आप देखेंगे कि लोक भाषा, लोक भोजन और लोक भूषा के हिमायती थे। कभी पैंट शर्ट नहीं पहना, सूट नहीं पहना, अपने कुर्ता धोती हमेशा पहनी। इसके अलावा हमेशा दाल, रोटी, सब्जी, चावल, वेजिटेरियन ही खाते थे और लोक भाषा हिंदी ही बोलते थे। कम लोगों को पता है कि अक्सर लोग सोचते हैं कि हिंदी के हिमायती वो हैं जिनको अंग्रेजी नहीं आती। ऐसी बात नहीं। लोहिया ने जो आंदोलन चलाया था कि अंग्रेजी में काम ना होगा, फिर से देश गुलाम ना होगा, उस पर वो चले। और बीए में उनके पास जनरल इंग्लिश थी आगरा यूनिवर्सिटी में जो पढ़ते थे, और उस समय अंग्रेजी में पास होना कठिन था। तो वो अंग्रेजी के जानकार थे लेकिन सैद्धांतिक रूप से वो अंग्रेजी को नहीं बोलते थे। लोक भूषा उन्होंने पहनी, लोक भोजन उन्होंने किया और सही मामले में वो धरती पुत्र थे। और कोई 8 बार विधायक या 7 बार एमपी ऐसे नहीं हो जाता है। यूपी में जनता पार्टी में बड़े सीनियर लोग यहाँ बैठे हैं। होम मिनिस्टर रहे रामनरेश जी और नासीदास जी के कार्यकाल में, रक्षा मंत्री रहे, लोक दल के अध्यक्ष रहे, जनता दल के अध्यक्ष रहे, जनता दल के अध्यक्ष रहे, सपा के अध्यक्ष रहे, सपा के अध्यक्ष रहे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया बघेल साहब आपका कि आपने अपने रास्ते के दौरान भी हमारे लिए वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ साहब, विक्रम राव साहब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री कैसे बनते बनते चूक गए, वो किस्सा सुना रहे हैं। लेकिन मुलायम सिंह जी ने भी एक बार सोनिया गांधी जी, या यूं कहें कि कांग्रेस की सरकार बनते बनते रोक दी थी, वो किस्सा कैसा है? विजय भाई, जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे तो मेरा ख्याल है आप उस घटना को कवर कर रहे होंगे जी। और जो दूसरी घटना का आपने जिक्र किया, उस घटना में मैं मौजूद था जी। बात 1999 की है, जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिर गई थी जी। उसके बाद कुछ विपक्षी दलों ने और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने ये कोशिश की थी कि कांग्रेस की सरकार बनाई जाए और सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। सोनिया गांधी बाकायदा राष्ट्रपति से जाके वहां मिली थी और उन्हें बताया था कि हमारे साथ में 295 सांसदों का समर्थन हमें हासिल है। ये कवायद चल रही थी। तो इसमें उस वक्त मुलायम सिंह यादव
और आरजेडी, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर एक लोक मोर्चा नाम से नया गठबंधन बनाया था। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है क्योंकि राष्ट्रपति भवन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मैंने कवर की थी जब वो सोनिया गांधी वहां मिलने चली गई थी, और जब लालू प्रसाद यादव और मुलायम सिंह यादव की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी 8 साउथ एवेन्यू में, वो भी मैंने कवर की थी। और वहां जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती है तो क्या आप सपोर्ट करेंगे, तो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि भाई बिल्कुल सपोर्ट करेंगे सोनिया गांधी। उन्होंने कहा भाई बीजेपी विदेशी मूल का मुद्दा उठा रही है जी। तो लालू यादव ने कहा कि ठीक है वो हवा पैदा हुई होगी लेकिन वो तो हमारी बहू है, भारतीय नागरिक है, और कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से कोई भी भारतीय नागरिक वो भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। उसमें ये कोई शर्त नहीं है कि साहब उसने नागरिकता बाद में ग्रहण किया या यही पैदा हुआ है। जब यही सवाल मुलायम सिंह से पूछा गया तो मुलायम सिंह ने कहा कि नहीं, हमारा मानना यह है कि भारत में पैदा हुआ व्यक्ति ही उच्च संवैधानिक पदों पर बैठ सकता है, इसलिए सोनिया गांधी को हम देश का प्रधानमंत्री स्वीकार नहीं करेंगे। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से लालू यादव एक अलग रास्ते से नीचे उतरे और मुलायम सिंह यादव अलग रास्ते से निकले, लोक मोर्चा वहीं टूट के बिखर गया जी। तो ये घटना थी कि जब उन्होंने सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनते बनते रोक दिया था। लेकिन एक अंदर की खबर यह कि उसी दिन या उससे 1-2 दिन बाद में कांग्रेस की ब्रीफिंग हुई थी, और कांग्रेस में बड़ा फेमस है, जैसे अभी आपने चर्चा सुनी होगी गुजरात राजस्थान के सियासी ड्रामे में कि एक लाइन का प्रस्ताव, तो उस वक्त कांग्रेस के प्रवक्ता वीएन गाडगिल हुआ करते थे, अर्जुन सिंह भी कभी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। तो वीएन गाडगिल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी मशहूर होती थी, सिंगल लाइन प्रेस कॉन्फ्रेंस, नो क्वेश्चन। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अर्जुन सिंह ने की थी। अर्जुन सिंह आए 24 अकबर रोड पे कॉन्फ्रेंस हॉल में और उन्होंने कहा कि साहब जो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं कि कांग्रेस सरकार बनाना चाहती है, ये झूठे हैं और कांग्रेस सरकार बना ही नहीं सकती है, क्योंकि हमारे पास 55 का रेजोल्यूशन है जिसमें साफ लिखा है कि कांग्रेस केंद्र में अकेले चलेगी, किसी से गठबंधन नहीं करेगी। तो जब हम गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़े हैं तो गठबंधन की सरकार कैसे हेड कर सकते हैं। तो जो लोग भी कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते थे, वो गुब्बारा वहीं फूट गया। लेकिन मुलायम सिंह यादव ने जो बीजेपी के सुर में लाके सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया, उसकी मुखालफत की, उसकी जो चिंगारी उठी वो ऐसी चिंगारी उठी कि उसने कांग्रेस में एक विभाजन कराया। शरद पवार, तारिक अनवर और पीएस अकमा ने मुद्दा पार्टी के अंदर उठाया और वो पार्टी को छोड़कर गए। एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा उसके बाद हुआ और उसके बाद ये माना गया था कि मुलायम सिंह यादव को इस दांव का नुकसान होगा। लेकिन मुझे याद है कि मुलायम सिंह यादव 5 ज्यादा सीटें जीतकर उस चुनाव में आए थे। मुझे लगता है कि जो बीजेपी का कोर वोटर था उसमें मुलायम सिंह ने इस दांव के सहारे गेंदबाजी की थी और ऐसा दांव ये मुलायम सिंह ही कर सकते थे जी। इस किस्से के साथ एक छोटी सी घटना मुझे भी याद आती है कि जब ये हुआ, सोनिया गांधी जी ने जब कहा कि वी हैव 272 इन राष्ट्रपति भवन 4 कोर्ट में, उसके बाद एक और बड़ा घटनाक्रम हुआ था कमरे के अंदर, जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को फ़ोन किया और उन्हें कहा कि हम सोनिया गांधी जी की सरकार बनाने से रोक सकते हैं। और आडवाणी जी ने पूछा कि क्या है, तो उन्होंने कहा कि जया जेटली आपको लेने आएंगी, आप उनके साथ आइए और मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से करवाऊंगा जो सरकार बनने से रोक सकता है। फिर जया जेटली की गाड़ी में बैठकर लाल कृष्ण आडवाणी गए जया जेटली के घर पर, और जब वहाँ ड्राइंग रूम में पहुँचे तो जॉर्ज फर्नांडिस मुलायम सिंह के साथ ड्राइंग रूम में आए और मुलायम सिंह ने लाल कृष्ण आडवाणी जी को कहा कि हम ये सरकार नहीं बनने देंगे, लेकिन एक शर्त है कि आपको चुनाव कराना होगा, यानी दोबारा आप सरकार नहीं बनाएंगे। और आडवाणी जी ने उस बात को मान लिया। उसके बाकी की बात यूसुफ साहब ने बताई है। मेरे को ये छोटी सी घटना इससे जोड़नी थी, वो मैंने आपको जिक्र किया है। महेश आर्य साहब, क्या इस तरह की राजनीतिक समझ, इस तरह की राजनीतिक पेतरेबाजी आप अब भी देखते हैं, या आपको कोई घटना याद आती है मुलायम सिंह जी की? देखिए, हमारे नेता के विषय में पूरे देश अच्छी तरह से कर रहे हैं। हर तरह का पक्ष का विपक्ष सारे नेता कर रहे हैं। आज मैं समझता हूँ कि हमारे नेता देश में श्रद्धांजलि और ऐसे आप हैं जी। समझता हूँ आज इस तरह में ठीक है। हम विक्रम राव साहब जी, विक्रम समय पर मैं ठीक है जी, विक्रम राव साहब के पास आऊँगा, लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट उनकी याद कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी को लेकर, समाजवादी आंदोलन को लेकर, समाजवादी राजनीति के बूते मुलायम सिंह ने यूपी में जिस तरह से राजनीति की, जिस तरह से काम किया, उस पर ये खास रिपोर्ट
आप देख सकते हैं कि मुलायम सिंह को यूपी में सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन आगे उन्होंने कैसे मंडल कमंडल की राजनीति के बीच अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखा और अयोध्या गोलीकांड और गेस्ट हाउस कांड के बावजूद राजनीतिक पटल पर कभी अपना सूर्य अस्त नहीं होने दिया। कांग्रेस उखड़ रही थी, उत्तर प्रदेश से भी और केंद्र से भी। मंडल कमीशन लागू होने और राम मंदिर आंदोलन की आग में देश सुलग रहा था। आंदोलन हो रहे थे आरक्षण के विरोध में और राम मंदिर की स्थापना के लिए। मुलायम सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने चेतावनी दी, बाबरी को गिराना तो दूर, बाबरी मस्जिद पर परिंदा भी पर नहीं मार सकता। मुलायम के इस वचन में सरयू नदी के पुल से लेकर 30 अक्टूबर और 2 नवंबर तक की गोलीकांड दर्ज है और यहीं से मुलायम सिंह यादव को उनके विरोधियों ने नाम दिया मुल्ला मुलायम। हिंदुस्तान का मुसलमान महसूस करता कि हमारे धार्मिक स्थल भी नहीं रहेंगे तो एक देश की एकता के लिए वो खतरा पैदा हो। और मैंने लोकसभा के अंदर भी कहा था, माननीय अटल जी 16 जाने तो कम थी, अगर 30 ही जाने जाती देश की एकता के लिए तो 30 को घुमाना पड़ता है। इन सब के बीच 4 अक्टूबर 1992 को उन्होंने समाजवादी पार्टी की स्थापना की। उन्हें लगा कि वो अकेले भारतीय जनता पार्टी के बढ़ते हुए ग्राफ को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु लोहिया के अधूरे काम को पूरा करने के लिए बीएसपी संग गठबंधन कर लिया। दरअसल 1956 में राम मनोहर लोहिया और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर समझौते के तहत एक साथ आने की प्लानिंग कर रहे थे। हालांकि इसी बीच अंबेडकर का निधन हो गया और लोहिया की दलित पिछड़ा जोड़ की प्लानिंग सफल नहीं हो सकी। 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद मुलायम ने लोहिया के इस प्लान को अमल में लाने की दिशा में काम शुरू कर दिए। मुलायम ने तब के बड़े दलित नेता कांशीराम के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया। मुलायम के इस मास्टर स्ट्रोक का असर चुनावी रिजल्ट पर भी दिखा। 422 सीटों वाली विधानसभा में सपा बसपा गठबंधन को 176 सीटें मिली, जबकि बीजेपी बहुमत से दूर रह गई। मुलायम ने अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर सत्ता में वापसी कर ली। मुलायम के सत्ता में आने के बाद उत्तर प्रदेश में एक स्लोगन, मिले मुलायम कांशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, खूब चर्चित हुआ। सपा बसपा का बेमेल गठबंधन 2 साल बाद ही टूट गया और राजनीति को कलंकित करने वाला गेस्ट हाउस कांड हो गया, जहां सपा नेताओं ने सरकार बचाने के लिए कानून की सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया और नेताजी के राजनीतिक जीवन पर एक काले धब्बे की तरह हमेशा हमेशा के लिए लग गया। मुलायम सिंह जी के साथ राजनीतिक उतार चढ़ाव और दोस्ती दुश्मनी के दौर भी चलते रहे। हमारे साथ यूसुफ अंसारी साहब, विक्रम राव साहब जुड़े हुए। यूसुफ, वक्त कम है लेकिन एक छोटा सा किस्सा और समझना चाहता हूं कि 1999 में कांग्रेस की सरकार बनने से रोक देते हैं मुलायम सिंह, लेकिन 2008 में वही मुलायम सिंह क्यों सरकार बचाते हैं मनमोहन सिंह की न्यूक्लियर बिल को लेकर, जब वामपंथी पार्टियां उनका साथ छोड़ देती हैं? आप म्यूट हैं यूसुफ। चुनाव हुए जी 1999 में सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री बनने से रोका और सोनिया गांधी के विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाया और उसके बाद लोकसभा का चुनाव खत्म हुआ। 2002 में विधानसभा के चुनाव हुए, उसके बाद कई महीने राष्ट्रपति शासन रहा। फिर मायावती मुख्यमंत्री बीजेपी के समर्थन से बनी, लेकिन वो सरकार ज्यादा चल नहीं पाई, गिर गई बहुत जल्दी। उस वक्त बीजेपी भी चाहती थी जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बन जाए और कांग्रेस भी चाहती थी। तो सोनिया गांधी ने बगैर इस बात की परवाह किए कि मुलायम सिंह ने हमारे विदेशी मुल्क का मुद्दा उठाया था, बिना शर्त समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया। और उस वक्त जगदम्बिका पाल कांग्रेस के अध्यक्ष थे, प्रमोद तिवारी सीएलपी लीडर थे। ये दिल्ली का चक्कर लगा लगा कर थक गए कि साहब कांग्रेस को सरकार में शामिल कर लीजिए, लेकिन सोनिया गांधी राजी नहीं हुई और बाहर से समर्थन देती रही।
शायद उसके बाद मुलायम सिंह यादव का हृदय परिवर्तन हुआ। उन्होंने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाने के लिए विधानसभा के पटल पे माफी मांगी, सोनिया गांधी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर माफी मांगी। और शायद ये वजह थी कि जब 2008 में वामपंथियों ने समर्थन वापस किया तो मुलायम सिंह यादव उस सरकार को बचाने के लिए आगे आ गए। हालांकि उन पर तब वामपंथी दलों ने यह आरोप लगाया कि मुलायम सिंह यादव ने हमें धोखा दिया है, क्योंकि उन्होंने मुलायम सिंह यादव वामपंथी दलों के सबसे भरोसेमंद नेता थे। वो मानते थे कि तीसरे मोर्चे की अगर कभी दोबारा सरकार बनेगी देश में तो मुलायम सिंह यादव उसकी अगुवाई करेंगे। उसके बावजूद मुलायम सिंह यादव ने पता नहीं उस वक्त क्या राजनीतिक समीकरण बिराए और वो सरकार उन्होंने बचा दी। और हालांकि बाद में मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि मुलायम सिंह का ये कदम गलत है और उनके खुद के राजनीतिक नुकसान के लिए है, लेकिन जो भी उसका गणित था उसमें मुझे लगता है कि जो मुलायम सिंह को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोनिया गांधी ने कदम उठाया था, शायद उस एहसान का बदला मुलायम सिंह यादव ने वहां चुकाया सरकार। जी, कहा जाता है कि मुलायम सिंह जो है अपने पहलवानी के दौर में धोबी पछाड़ का जो वो है गुर या उसको इस्तेमाल किया करते थे और वही धोबी पछाड़ का गुर उन्होंने राजनीति में भी अलग अलग वक्त में इस्तेमाल किया, जिससे कोई नहीं बच पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब, विक्रम राव साहब, महेश आर्य साहब और बघेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए और मुलायम सिंह जी को याद करने के लिए। एक दौर ऐसा भी आया जब सैफई से निकली साइकिल दिल्ली में 7 RCR के दरवाजे तक पहुंची गई थी। बस इंतजार था गेट खुलने का, लेकिन अपनों ने ही दरवाजा खोलने से मना कर दिया और मुलायम सिंह प्रधानमंत्री की बजाय रक्षा मंत्री बनकर रह गए। पांच दशक के राजनीतिक सफर में एक नहीं 2 बार ऐसा मौका आया जब मुलायम सिंह यादव प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे। 1996 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार हुई थी। कांग्रेस के खाते में 141 सीटें ही आई थी। वहीं बीजेपी को 161 सीटें मिली थी। समाजवादी पार्टी को 1996 लोकसभा चुनाव में 17 सीटें मिली। इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। हालांकि ये सरकार मात्र 13 दिनों में ही गिर गई। वामदल के बड़े नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने प्रधानमंत्री के रूप में मुलायम सिंह यादव के नाम की पैरवी की। मुलायम सिंह का नाम सामने आने के बाद उनके नाम पर सहमति भी बन गई थी। मुलायम सिंह यादव के प्रधानमंत्री बनने का रास्ता साफ हो चुका था, लेकिन लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने रातों रात मुलायम सिंह का पत्ता काट दिया, जिसकी वजह से मुलायम देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए। मुलायम सिंह को प्रधानमंत्री नहीं बनने दूंगा। अरे मैंने कब कहा तुम बना दो हमें? तुमने पहले भी नहीं बनने दिया, फिर नहीं बनने दे। HD देवगौड़ा देश के नए प्रधानमंत्री बने। मुलायम सिंह 1996 में रक्षा मंत्री बनाए गए। नेताजी भारत के पहले रक्षा मंत्री थे जो सियाचिन ग्लेशियर पर गए थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह यादव के रक्षा मंत्री रहते हुए पाकिस्तान ने उन 2 सालों में सीज फायर नहीं किया था। उन्होंने APJ अब्दुल कलाम को विज्ञान सलाहकार भी बनाया था। उन्होंने कानून बनाया कि जब भी कोई जवान शहीद होगा तो उसका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ उसके घर ले जाया जाएगा। 1999 में मुलायम सिंह ने कांग्रेस से कहा कि वो उनका समर्थन करेंगे, लेकिन बाद में वो इससे मुकर गए और सोनिया गांधी की काफी फजीहत हुई। वहीं दूसरी ओर वर्ष 2008 में भी जब परमाणु समझौते के मुद्दे पर लेफ्ट ने सरकार से समर्थन वापस लिया तो मुलायम ने समर्थन का फैसला कर मनमोहन सिंह की सरकार बचाई। इसके उलट 2019 के आम चुनाव में भी उन्होंने कई राजनीतिक विश्लेषकों को आश्चर्यचकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी एक बार फिर प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूँ, मेरी कामना है कि जितने माननीय सदस्य हैं दोबारा फिर जीत जाए। ये हमारी इच्छा है। तो ये भी चाहता हूँ
हम लोग पर इतना बहुमत नहीं आ सकते हैं। प्रधानमंत्री जी आप फिर बनेगा। देखा जाए तो 1967 में सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने से लेकर मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री बनने तक के सफर में मुलायम सिंह यादव के अंदर एक टीस हमेशा रही कि वो कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सके। बावजूद इसके वो लोहिया के नेताजी और चरण सिंह के लिटिल नेपोलियन बनकर हमेशा हमेशा के लिए राजनीति में अमर हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। सोशल मीडिया पर एक इंटरेस्टिंग कमेंट, महत्वपूर्ण कमेंट है मुलायम सिंह जी के लिए कि मुलायम सिंह जी ने राजनीति में ऐसी साइकिल की सवारी की जिसे स्टैंड पर नहीं खड़ा करना पड़ा। मुलायम सिंह यादव दुनिया से चले गए हैं, लेकिन अपने पीछे यादें छोड़ गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि उनको याद करते रहेंगे। कल सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। आज के कार्यक्रम में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। उनकी यादों को एक बार तस्वीरों के जरिए देखते हैं। नमस्कार।